हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर एजी कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे मैं ना आपको सीरीज़ लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो टर्म 1 में जो बताया गया है आपका इस समेटिव असेसमेंट 1 में, इसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। तो उसी को लेकर के मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्ड एग्जाम 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एनसीईआरटी, सीबीएसई और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम ना डील्स करेंगे आज सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसमें मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब देखिए, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। तो देखिए यहाँ पे जनरली मैंने क्वेश्चन किया है आपसे, वो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द कंटेनर गेट वार्म्स, द रिएक्शन इज टर्म एज, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओ यार, हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के केस में यहाँ पे बता रहा है जनरली कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इस केस में द रिएक्शन कंटेनर गेट वार्म, द रिएक्शन इज टर्म एज, ठीक है। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, उस केस में क्या बताया जा रहा है कि ए जो है वो वार्म हो जा रहा है। कोई भी कंटेनर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम बीकर लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपका बीकर है और इस बीकर में क्या है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है और जिसके वजह से हमें टच करने पे ना ये हॉट फील हो रहा है, ठीक है, गर्म फील हो रहा है। तो बताएं यहाँ पे ऑप्शन आपका है कि कौन सा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इंडोथर्मिक हो नहीं सकता क्योंकि आपको रिएक्टेंट के साइड में अगर हीट देना होता है तो वो इंडोथर्मिक होता है। और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका मतलब कि इस प्रकार से वो डिटरमाइन कर पाता है कि जो मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अभी जो रिएक्शन हुआ है ना, कंटेनर को टच करने से जो हमें पता चला कि वो जो रिएक्शन है वो जाकर के आपका रिप्रेजेंट करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके किसके बीच के, क्विक लाइम। क्विक लाइम का पता होगा आपको कि क्विक लाइम किसे कहते हैं। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, आप जानते होंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है H2O के साथ, पानी के साथ, तब क्या बनाता है, CaOH का होल 2 और साथ में रिलीज करता है वाटर होता है, ठीक है। यहाँ जब रिएक्शन हो रहा है देखिए किस प्रकार से बता रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब किस प्रकार से यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया है और रिएक्शन होने के बाद यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या यहाँ पे होता है। तो आपको पता है कि जब ये CaOH का होल 2 बनता है तब यहाँ पे क्या होता है, ये जो परिवर्तन आता है वो हाईली हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है क्या होता है, हाईली हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर रहेगा वो कुछ और रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर जो रहेगा वो कुछ और को रिप्रेजेंट करेगा और आफ्टर दैट रिएक्शन के बाद जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, है ना, जो केमिकल रिएक्शन के समय में नहीं होता है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो रिएक्शन के टाइम में नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहला है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। तो ये जनरली ना हो सकता है, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, जैसे देखिए
पानी के केस में फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर हम चर्चा करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आपको पता है कि वाटर का निर्माण होता है H2+O2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको इधर 2 लगाना होगा और इधर भी 2 लगाना होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, तो फिर इधर ए साइड में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये भी हम देख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो क्या है, आपका गैस है, ठीक है। और उसी प्रकार से वहाँ ऑक्सीजन भी गैस है, और जबकि H2O जो बना ये क्या है, लिक्विड है कि नहीं। तो यानी कहने का सेंस क्या है कि ये जो हो रहा है, मतलब ये भी बात सही है। मतलब क्या हुआ, पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस है, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो गया क्योंकि पहले क्या है, 2 गैस मिलकर के क्या बनाया, लिक्विड का निर्माण किया, ठीक है। उसके बाद एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। एक मतलब यहाँ जो एटम्स है वो चेंज कर देता है और क्या बनाता है, नया प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये लगता है कि पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट तो हो रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए H2+O2 बन रहा था H2O, तो रीअरेंजमेंट तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जनरली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए जो थर्ड है ऑप्शन, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंजेस। अब ये हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट साइड में एक क्लोरीन बन जाए, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन सी में इसमें आप टिक कर सकते हो, तो ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, कौन सा जो है वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो आपको इसमें दिया गया है, सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि हीट रिलीज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ये भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना चेंज इन स्टेट, मैंने बताया था जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने चर्चा किया था। पहला था आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस था। दूसरा था आपका चेंज इन टेम्परेचर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी जिसको बोलते थे। और उसके बाद मैंने बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिए, चेंज इन टेम्परेचर देख लिए, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन कलर होता है, ठीक है। इस प्रकार से और फिर फाइनली हम बताए थे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड का निर्माण बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, ए ना कोई चेंजेस नहीं हो रहा क्योंकि ए जो मेल्ट करने के बाद पुनः फिर से क्या हो सकता है, वो सॉलिड स्टेट में आ सकता है, समझ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है आपका केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत में नहीं आया क्योंकि ये मेल्ट कर रहा है सिंपली, ठीक है ना। ये जब गर्म हुआ तो सिर्फ अपने आप मेल्ट हो रहा है, तो ए जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5th नंबर देखेंगे, यू आर प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, है ना, आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया गया है PbNO3, लीड नाइट्रेट हो गया, PbNO3 का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया गया है इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन येलो कलर प्रेसिपिटेट, और आपको कहा गया है कि येलो कलर का PPT प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। आपको क्या दिया गया है, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया गया है और एडवाइस है कि येलो कलर प्रेसिपिटेट प्राप्त करना है, तो आपको किसके साथ इसे मिक्स करना होगा। तो इसे आपको पता है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था चेंज इन कलर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के केस में कि जब लीड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवाते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ तब क्या होता है ना, PbNO3 रिएक्ट करता है KI2 के साथ पोटासियम आयोडाइड के साथ, तब क्या होता है, येलो कलर PPT का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 6th क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए यहाँ पे बता रहा है एन एसिड विच कैन डीकलराइज, है ना, पर्पल कलर पोटासियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इज, मतलब यहाँ पे देखिए
पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है, KMnO4, ये पोटासियम पर मैग्नेट को डीकलराइज, आपको पता है ये पर्पल कलर का होता है, तो पर्पल कलर से यहाँ पे क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है। डीकलराइज का मतलब क्या होना, कलरलेस होना। तो ये जो कलरलेस हो रहा है, इस कलरलेस के केस में किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कलरलेस जो जनरली डेवलप्ड होता है ना, तो आपको पता है कि बताया थे इस रिएक्शन में जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देयर इज द चेंज इन कलर, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जब हम KMnO4 यानी पोटासियम पर मैग्नेट में ऐड करते हैं साइट्रिक एसिड, इसमें बताया था ना, टेक लेमन लेना है और एक बीकर में क्या लेना है, डाइल्यूट KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट, और जैसे ही आप इस बीकर में क्या करते हो, दोनों को पुट करते हो, उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्पल कलर से कैसा हो जाता है, तो कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम पोटासियम पर मैग्नेट में साइट्रिक एसिड रिमिक्स करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है यानी कलरलेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई द एक्सोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग। दिए गए ऑप्शन में से आपको पता लगाना है कि कौन सा जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा। तो दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस एज प्रोडक्ट, हीट इज प्रोड्यूस एज प्रोडक्ट, है ना, हीट जो है उत्पन्न होता है एज प्रोडक्ट के तौर पे, तब हम क्या कहते हैं, इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इस एक्सोथर्मिक के केस में जब हीट उत्पन्न होता है तब जाकर के हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट इज प्रोड्यूस एज प्रोडक्ट, तब हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपको क्या करना है, हीट देने की जरूरत है। कन्वर्सन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम, है ना, तो लाइमस्टोन इसमें भी नहीं, यहाँ पे आपको तो हीट जनरली क्या हो रहा है, देना ही पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि 4 कंडीशन है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, ये चारों चीज चाहिए, यानी कि रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत है। इसका मतलब क्या, ये भी इंडोथर्मिक है। लेकिन रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि फूड प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है बॉडी में हीट और एनर्जी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, तो वो इंडिकेट करेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस को। ओके, तो यहाँ पे ए रेस्पिरेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसके बाद देखिए केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू ओबे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आपको बता दूं कि केमिकल इक्वेशन के मैंने बारे में बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग एक लॉ पढ़े हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जो है वो राइट आंसर में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में है, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, H2O लिया है पानी, और इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है, और क्या कर रहा है, फॉर्मेशन होगा H2+O2। ठीक है, अब देखिए यहां पे किस प्रकार से है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट
है ना लो रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर देता है। कॉम्बिनेशन के बारे में आपको क्या पता है, द दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ एटम होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो वाटर है वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसका मतलब है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और ये आपका इस सेशन का जो है ना वो जनरली जो लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर मैं इसके आगे वाला क्लास में ना इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मतलब हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जो रिएक्शन होता है उसके बारे में। देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं BaCl2 का बेरियम क्लोराइड का, तब क्या होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी मिलता है। व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा आपका, है ना, प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये जो व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो किस चीज का रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक्सचेंज हो जाता है यहाँ, तो यहाँ जो मिलेगा आपका बेरियम सल्फेट का, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही जो है आपका, वो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडिकेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट के बारे में। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आप मतलब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के देता हूं, आप कमेंट करके इसे बताइए कि जो इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं, आप कमेंट करके इसे बताइए। Mg+CuO, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में फॉर्मेशन करेगा Cu का, कॉपर का। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, जो केमिकल इक्वेशन है, ये जो दिया गया केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन में कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है ना, कौन सा मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर 3 है आपका डिस्प्लेस, सी जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और फाइनली जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो कौन सा रिएक्शन इंडिकेट करवाया जा रहा है। जो ऊपर का जो इक्वेशन है, मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में कॉपर का रिलीज हुआ है, तो किस प्रकार से यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे पहला में ऑप्शन था डिकम्पोजिशन, उसके बाद कॉम्बिनेशन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रेडॉक्स। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।